उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी को आप क्या समझते हैं? उनके पास अपना पर्सनल स्टाफ नियुक्त करने का हक नहीं है। मैं सिविल सर्विसेज के मॉक इंटरव्यूज अरसे समय से ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि लोगों से बातचीत नहीं होती होगी, ऐसा नहीं है कि लोग परिचित नहीं होंगे जो मंत्रालय में बैठे हुए हैं। आप समझ सकते हैं? उनसे कभी पूछिए। मैंने पिछले दिनों शिक्षा मंत्रालय में एक साथी है, उनको फोन करके पूछा, नीट का मामला आ चुका था उसके बाद, कि क्या माहौल है मंत्रालय में। तो उसने दो बातें बोली। उसने कहा, एक तो कहा कि बैठक पर बैठक हो रही, मीटिंग पर मीटिंग्स हो रही। मैंने कहा कि क्या उम्मीद की जाए कि धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे? तो उन्होंने एक बहुत रोचक बात कही, उस बात को समझिएगा। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी को आप क्या समझते हैं? उनके पास अपना पर्सनल स्टाफ नियुक्त करने का हक नहीं है। समझिए इस बात। इफ यू अंडरस्टैंड द एंटायर ब्यूरोक्रेसी, यू नो दैट द मिनिस्टर इज सपोज्ड टू हेड द डिपार्टमेंट, और उसके नीचे सचिव होगा, ओएसडीज होंगे, उनका पर्सनल सेक्रेटरी होगा। उन्होंने कहा कि उनका पीएस कौन होगा या उनका पर्सनल स्टाफ कौन होगा, ये तय करने का हक धर्मेंद्र प्रधान के पास नहीं है। ये कहां किसके पास है, आप समझ रहे होंगे? ये या तो पीएमओ से तय होता है या केशव कुंज से तय होता है कि कौन पर्सनल स्टाफ होगा मंत्री का। ऐसे में मंत्री के इस्तीफे से आप क्या उम्मीद करते हैं? आप समझ पा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि हमें इस्तीफा मांगना नहीं चाहिए, मैं तो उस मांग का सबसे पहले समर्थन कर रहा हूं, लेकिन आपको इस पूरे संदर्भ को समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। पहली चीज, इंसान की क्रेडिबिलिटी का, अगर उसने इसलिए अपना प्रमाण दिया अपनी क्रेडिबिलिटी का कि भैया मैं कौन हूं, मैं कोई हल्की फुल्की चीज नहीं हूं, रीजनेबली रिलायबल सोर्सेज से मेरी मुलाकात होती है, मैंने वहां से ये एक्सट्रैक्ट करी इन्फॉर्मेशन या प्राप्त करी इन्फॉर्मेशन कि भैया बेसिकली हमें इंसाइट मिली है, हियर से है, आप कह सकते हो उसमें भी प्रोबेबिलिस्टिकली कितना सच है कितना गलत है, क्रिटिकल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, वो भी अपनी जगह लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको लेते हैं, इन्होंने जो बात बताई है वो सत्य है, इस थ्योरी पे काम कर रहे हैं, लेट्स जस्ट से इट इज ट्रू, लेट्स जस्ट से द स्टेट ऑफ तुम्हारा गवर्नेंस इस वक्त ये रखा है जो मिनिस्ट्रीज हैं सिस्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हमने सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइज कर रखा है और अलग अलग चीजों के अलग अलग अथॉरिटीज हैं, जैसे कि होता ही है भाई, काम डेलीगेशन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, भाई तुम 500 जगहों पे, 500 सेक्टरों पे, 500 डिविजन्स में 500 अलग कॉम्पिटेंट लीडर्स को रखा जाता है जो अपनी फील्ड में या फिर उस पर्टिकुलर फील्ड में महारथी होंगे, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रॉब्लम्स उनकी हैं, फंक्शनिंग की, इनैक्टमेंट की, इवन नए चेंजेस लाने की लार्जली उनकी चीजें हैं। इसलिए मिनिस्ट्रीज या जितना भी तुम्हारा जो नया लीडर आता है कोई भी देश का, उसकी जॉब होती है कि भाई वो छांट छांट के देख देख के समझ के इतिहास पर रख के इंसान का काम का क्या था, ऑल्सो प्रेजेंटली कॉम्पिटेंस क्या है, ऑल्सो इनका फिलॉसफी क्या है, यानी कि लाइफ की फिलॉसफी नहीं, एजुकेशन में क्या समझते हैं, एजुकेशन को कैसे देखते हैं, एजुकेशन में क्या चेंजेस लाते हैं, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन को लेकर इनकी फिलॉसफीज क्या है, जो कि फाइनेंशियल भी इन नेचर है, यानी कि उसमें बजट भी इंक्लूडेड होगा। एक लीडर का बर्डन इन वेरी रियल सेंस, एक गुड लीडर का समझ एंड बर्डन ये है कि उसको इतना लेवल पे इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है। एंड अगेन सिर्फ लीडर की बात नहीं होती है, पूरा लोग जो बैठते हैं साथ में वो सब इसमें हेल्प करते हैं, सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, फिर चुने जाते हैं लोग कैबिनेट के अंदर कि भैया कौन इंसान किस पूरी चीज को हेड करेगा। ये एक प्रोसेस होता है। यहां पे हमें जो मिल रहा है भाई की थ्योरी के हिसाब से, जो थ्योरी है कि हमने लोग रख दिए हैं फॉर द सेक ऑफ भरने हैं या रहने चाहिए लोग, रियल एक्चुअल पावर है ही नहीं उनके पास में, यानी कि उनके नीचे जितने लोग जो चेंजेस करेंगे, पॉलिसीज क्या होने वाली हैं, इनैक्टमेंट क्या होगा। एंड इस पर्सपेक्टिव से वो ये कह रहे हैं कि अपने रेजिग्नेशन ले भी लिया तो हमें दो पर्सपेक्टिव मिलते हैं यहाँ पे लार्जली। पहला, उस इंसान को वहां पे होने में और ना होने में एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए एक्चुअल में 0% चेंज है, क्योंकि उस इंसान को टेक्निकली रियल जो भी उनकी फिलॉसफी थी, जो भी वो चेंजेस देखना चाहते हैं, जो भी उनका विजन था, वो कभी उनको नैट करने के लिए दिया ही नहीं गया। एंड ये चीज हम रन कर सकते हैं कितनी सारी चीजों में, पिछले 20 साल से हम देख सकते हैं, अपने सिंपल एक सिमुलेशन कर सकते हो और मिनिस्टर बाय मिनिस्टर जा सकते हो कि कितने सारे मिनिस्टर्स को आपको लगता है अपनी जगह पे जहां पे वो हैं, ये वाकई एक बहुत तगड़ा फिट है उस जगह के लिए। आप डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में चेक कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, क्या एक कल्चरल प्रथा है, पॉलिटिकल सिस्टम है लार्जली, जिसको अक्रॉस पार्टीज फॉलो करते हैं, जहां पे हम जिन लोगों को नियुक्त कर रहे हैं उनको पहली चीज पावर, ऑटोनॉमी दी ही नहीं जाती। अगर ऑटोनॉमी नहीं है तो चेंजेस वो इंसान तो इनैक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा, डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन किस लेवल पे है। सबसे कॉम्पिटेंट इंसान को अगर तुम बैठा देते हो, वही पहले पॉइंट के हिसाब से देखें तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। अगर हमने डिसेंट्रलाइज होने नहीं दिया, डेलीगेट ही नहीं कर रहे हैं, तुम कोई भी सेक्टर ले सकते हो,
सबसे ज्यादा तुम पीएचडी कोई हार्वर्ड से पढ़ के आए हो, आईआईटी से पढ़ के आए हो, सब कुछ हो उसके पास, हेल्थ मिनिस्ट्री कोई भी ले सकते हो भाई, सबसे गजब तुम डॉक्टर बैठा दो, लेकिन अगर तुम उस इंसान से ऑटोनॉमी, उनके आइडियाज, उनके चेंजेस, जो भी उनकी पावर है वही हटा दे रहे हो, तो पहली चीज फायदा क्या, कॉम्पिटेंस का, और दूसरा हम उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को भी कितना ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। एक चीज समझो, एजुकेशन मिनिस्ट्री, कोई भी तुम डिपार्टमेंट उठा सकते हो, स्किल डेवलपमेंट कोई भी उठा लो, वो अपने में एक दुनिया है। मैं ये लिखित में दे सकता हूं, एक इंसान 4 चीजों को कर ही नहीं सकता। लाइक अगर आप पुरानी मिथोलॉजी में चले जाएं, ग्रीक मिथोलॉजी में आप क्या सुनते हैं, हर एक अलग डिपार्टमेंट का एक अलग भगवान है। ग्रीक मिथोलॉजी में अगर आप सोचे तो हर डिपार्टमेंट का, वॉर का अलग है, वॉर के अंदर भी आपको मिलेंगे कि 2-3 हैं जिनका काइंड ऑफ ओवरलैप कर रहा है सिस्टम। विजडम का कोई अलग है, हार्वेस्ट का कोई अलग है, विजडम और इंटेलिजेंस में अगेन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मिथोलॉजी क्या होती है, हमारी सोच का एक दर्पण ही है। स्ट्रक्चरली इंसान ने जब फिगर आउट किया कि स्ट्रक्चरली चीजें कैसे होंगी, तो उसने रियलाइज किया कि डेलीगेट करना पड़ेगा। तो अगर आप डेलीगेशन कर ही नहीं रहे हो तो एक्चुअल में हार्म है डिपार्टमेंट्स का ही, क्योंकि वहां काम हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि एक इंसान अगर सेंट्रलाइज करके बैठा हुआ है पावर, 2 इंसान, 3 इंसान, 3 इंसानों के हाथ में पॉसिबल ही नहीं है मल्टी लेवल ओशंस को मैनेज करने का, क्योंकि द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर पर्टिकुलर चीजों में, वो मार्केट्स हैं, पूरे पूरे ग्लोबल मार्केट्स हैं। उनका इंपैक्ट सिर्फ ह्यूमन फैक्टर नहीं है, मतलब कि एजुकेशन की अगर हम बात करें, ह्यूमन का डायरेक्ट कनेक्शन है जीडीपी से, देश की इकोनॉमी से, क्योंकि भाई जो बच्चों के साथ हो रहा है वही रिफ्लेक्ट करेगा 10, 20, 30, 40, 50 साल तक। जो आप स्ट्रक्चरल चेंजेस ला रहे हो एजुकेशन के अंदर, वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे देश कहां जाएगा। पढ़ाई सेंट्रल है, पढ़ाई सेंट्रल है। एंड ये बहुत खूबसूरत बात है कि हमारे देश में बच्चे इतना पढ़ना चाहते हैं। ये इतनी यूनिक चीज है इंडिया की, इट्स सच एन इंडियन थिंग, इसको हमें कभी जिंदगी में नकारना नहीं चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ एब्सोल्युटली इन्वेस्टिंग बजट लेवल पे इन एजुकेशन एंड एक से एक विजनरीज को रखने के, आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप कुछ खो रहे हो। मुझे समझ नहीं आता हम फंबल क्यों कर रहे हैं एजुकेशन कि, अगर इनकी इनर फंक्शनिंग ये चल रही है कि अभी भी हम पिक कर रहे हैं लोगों को फेवरेटिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाटुकारिता के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई करीब कितना है मेरा तो हमने इसको ये मिनिस्ट्री दे दी, तो फिर डेवलपमेंट छोड़ दो, उसका कुछ नहीं होने वाला। सिंपल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पे जितने लोगों ने भी सिस्टम थ्योरी पढ़ी हुई है, या अगर नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हो। सिस्टम थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, पूरे पूरे सब्जेक्ट्स हैं यार, और ये मैं चाटता हूं, मेरे को बहुत पसंद है। तो दिस इज स्ट्रेंज। नाउ अगेन, ये हमें सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन मिली है, तो हम ये नहीं कह सकते ऐसी ही चीजें चल रही हैं, हमें नहीं पता। हम यहाँ पे इस वीडियो में बात किए हैं कंसिडरिंग कि अगर ऐसी चीजें चल रही हैं। दूसरी चीज इसमें बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव हो सकता है, वो है कि आप सिंपल आउटपुट को भी देख के रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यानी कि हम आउटपुट से स्टार्ट करें और फिर हम कंप्लीटली रिवर्स इंजीनियर करें कि ऐसा आउटपुट क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कॉजालिटीज हो सकती हैं जो हाई लाइक्लीहुड रखती हैं कि हुई होंगी, जिसकी वजह से ये आउटपुट है। तो अगर फेलियर रेट इतना ज्यादा हाई है किसी भी आउटपुट में, चाहे फिर वो कोई भी मिनिस्ट्री हो, स्किल डेवलपमेंट हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो आप उसमें सिंपल रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं कि हम स्टार्ट होते हैं इससे, और फिर मोस्ट लाइकली कॉजालिटीज क्या हैं, और फिर हम देखते हैं डेटा पॉइंट्स क्या हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग इसलिए बहुत तगड़े लेवल पे वर्क करती है सोचने में। मैं एक बात बताऊंगा और मैं दिल से हाथ में मैं अपनी उम्मीद तुम लोगों को बता देना चाहता हूं, जो आंसू आ जाते हैं। मैं चाहता हूं दुनिया में देश के नागरिक खूब पैसा कमाएं, उनके पास एक डिग्निटी हो जीवन का, भाई अमीर हो, अच्छी जिंदगी हो, देश की जीडीपी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी अगर लोग अमीर हो रहे हैं। मतलब यार, मैं बस और क्या चाहोगे यार, सुख हो, शांति हो इंसान के पास, और चॉइस हो सुख और शांति की। इंडियन ड्रीम होनी चाहिए, जैसे अमेरिकन ड्रीम बोलते हैं हम, एक इंडियन ड्रीम होनी चाहिए जहां पे इंसान बचपन से विश्वास रखता है कि अगर मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, सिस्टम ऐसा बन गया है कि वो अपॉर्चुनिटी इतनी प्रदान कर रहा है, मार्केट में इतनी दबा के अपॉर्चुनिटी है कि भाई अगर मैं अच्छे मूव्स लेता हूं, दिमाग लगाता हूं, तो तुम कुछ कर सकते हो। तुम्हारे पास 100% श्योर शॉट अपॉर्चुनिटी है एक डिग्निफाइड, बढ़िया, खूबसूरत जिंदगी की, प्रॉस्पेरस जिंदगी की। मेरी ड्रीम ये है भाई, मुझे बहुत कटता है दिल भाई की कितने लोग हैं यार, सिस्टम फेलियर से प्रॉब्लम ये होती है, बहुत सारे लोग जो डिसएडवांटेज्ड हैं फॉर वेरियस रीजंस यार, गरीबी हो सकती है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, घर में तनाव हो सकता है, तनाव का रीजन हो सकता है इकोनॉमिक, कुछ भी हो सकता है यार, उसकी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही हैं। सिस्टम्स एटलीस्ट ऐसे हों जो हल करते हैं। आइडियल भी छोड़ दो, आइडियल बात ही नहीं हो रही है, तो बहुत सिंपल, प्लेन, जस्टिफाइड, लाइक आपको दूसरे कंट्री से मिल जाएगा। मेरा बता, माँ कसम खा के कह रहा हूं, मेरा दिल टूटता है भाई भारतीय नागरिकों के लिए, मेरा वाकई आंखों में आंसू आते हैं भाई मेरे। और मैं भारतीय नागरिक उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनकी जिंदगी ऑलरेडी बढ़िया चल रही है,
बढ़िया धंधा कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं यार उन लोगों की जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं। लाइक आदमी इतनी कठोर कंडीशंस में भी अपने आप को परास्त कर रहा है उन कंडीशंस को, भिड़ रहा है भाई, योद्धा जिसे कहते हैं भाई, फिर उसको सिस्टम पेल देता है। वो तो फिर यार अनफेयरनेस हो गई ना। इसलिए मेरे को पता है यहां पे ये राइट विंग लेफ्ट विंग करो, ये सबसे फर्क नहीं पड़ता मुझको। मेरे लिए यार कोई तुम राइट विंग वाला, उसके घर में भी तो भाई परेशानियां चल रही है ना। लेफ्ट विंग वाला भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? आइडियोलॉजी का क्या तुम ठेला लेके यार लगा के कुछ करोगे क्या? मैं उस आइडियोलॉजी का लड़ ले रहा हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता यार। गलत चीज को फिक्स करने के लिए हमेशा लड़ो, रिगार्डलेस ऑफ आइडियोलॉजी, हमेशा लड़ो, क्योंकि गलत चीज का जो इंपैक्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, उसमें लोगों की जिंदगियों में बहुत परेशानी हो रही है, देश में परेशानी है भाई। टूटा हुआ सिस्टम का अगर एक्चुअल में मॉनेटरी लॉस कॉस्ट अगर आप देख लो कि आपका दिल दहल जाएगा आपका दिल। मॉनेटरी कॉस्ट एक्चुअल में बहुत ज्यादा, वो सब टैक्स पेयर से तो आ रही है। कौन पे कर रहा है? जब जितने ब्लंडर होते हैं, फंबल होते हैं, तुम्हें क्या लगता है कौन कर रहा है वो पे उन चीजों को? उनकी रिपेयर जो कॉस्ट है, और वो रिपेयर कॉस्ट भी क्या है? परमानेंटली रिपेयर नहीं करते हम। उसके बाद ऐसी थ्योरीज बाहर आ रही हैं। पूरा इसको इश्यू को जो बना दिया वो है धर्मेश प्रधान को रेजिग्नेशन होना चाहिए। दिल से मैं बताऊं, अगर तुम्हें लॉजिकल आंसर सुनना है, आग लगा के घुस जाओ, लेकिन वो बना दो कि सिस्टम ओवरऑल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सबको इन्वॉल्व होना चाहिए कि भाई एक बार में अब सिस्टम को परमानेंटली मॉडल्स दूसरे कंट्री से उठा लो जहां पे ऑलरेडी चीजें वर्क कर रही हैं यार। मास लेवल पे बहुत सारे कंट्रीज जो एग्जाम्स होल्ड करते हैं, और मुझे लगता है हमारे सिस्टम ऑलरेडी बने हुए हैं, सिस्टम चलते हैं। लेकिन अगर आपकी एरर रेट इतना हाई है तो भाई ऑब्वियसली आप फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस, तो इंडिया में 6 स्मार्ट लोग बैठे हैं, मतलब सिस्टम ठीक कर दो ताकि फिर उसके बाद कांग्रेस भी अगर आती है वो भी ना कर पाए। सिस्टम इंटीग्रेट करता है। याद रखना एक चीज, छोटी सी बात समझना, भारत के अंदर एग्जिस्ट करता है। भारतीय का व्यवहार टू अ ग्रेट डिग्री सिस्टम जो अलाउ करेगा उससे बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट होता है। इंसान सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करता है, इसलिए बहुत ईमानदार एक बहुत करप्ट सिस्टम में जाता है। तो जब तुम 1000 लोगों की तुम देखते हो, 1000 लोग कोई भी प्रोफेशन उठा सकते हो, चाहे उनके क्लेम्स प्रीवियस टू प्रोफेशन कुछ भी हो, प्रीवियस टू उनकी नौकरी स्टार्ट होने के, अगर वो सिस्टम, वो काम बहुत ज्यादा करप्शन है उसके अंदर, तो आप देखोगे 1000 में से आपको बहुत बड़ा एक परसेंटेज मिलेगा जो एक्चुअल में से सिस्टम में इंटीग्रेट हो गए, चाहे उनके पहले क्लेम्स कुछ भी हों, क्योंकि सिस्टम में अडेप्ट करने की वजह से परेशानियां 500 हो सकती हैं, आर्थिक हो सकती हैं जिंदगी में, अनएम्प्लॉयमेंट का डर, ऑस्ट्रेसाइजेशन का डर, इम्पॉसिबिलिटी। होराइजन में आपको सिर्फ इम्पॉसिबिलिटी दिखती है, आप जाते भी आपको पता है मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि सिस्टम मेरे से बहुत बड़ा है। तो कितने सारे लोग एट द एंड ऑफ द डे या तो लिमिट कर लेंगे करप्शन पर्सनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, कि मैं थोड़ा कम ही खाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं खाना, मैं ईमानदार हूं, और बहुत सारे लोग समझ जाएंगे यही चलता है, यही लाइफ है। स्प्रेड ऑफ डिसऑर्डर जिसे कहते हैं। अगर हम अपने अराउंड सबको देख रहे हैं, सोशल लर्निंग बहुत बड़ी चीज होती है। मिमिक करोगे आप टू अ ग्रेट डिग्री, कितने टाइम तक रेजिस्ट कर लोगे? और रेजिस्ट करने की कॉस्ट है, आप एनिमीज बना रहे हो। इंसान लिटरली ग्रुप मेंबरशिप सीख करता है, सोशल जानवर है वो। सिस्टम्स मैटर करते हैं बहुत भयंकर लेवल पे। वहीं पे आप दुनिया का सबसे करप्ट इंसान ले लो और ये सेम रिसर्च करो, उसको दुनिया के ऐसे सिस्टम में डाल दो जहां पे भयंकर सर्वेलेंस है, आप कर ही नहीं सकते, करप्शन एग्जिस्ट नहीं करता। आप अगर मुझ से भी करप्शन की बात करते हो तो आपके अगल बगल वाले में रेड फ्लैग हो जाता है दिमाग में। कोई भी ऐसी 500 ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबली एग्जिस्ट कर रही हैं, 5000 जहां पे वो कंसीव ही नहीं कर सकते ब्राइबरी, किसी भी प्रकार की चीज। उनको वो ऐसे हो जाएंगे कि भाई नॉट ओनली कि इसको रिपोर्ट करो, वो तुम्हें एनिमी की तरह देखेंगे। सिस्टम ऐसे बन गया है। वहां पे तुम 1000 सबसे ज्यादा करप्ट लोगों को अगर घुसाओगे, तुम देखोगे वो 80 to 90% नहीं कर रहा है करप्शन, सिस्टम इंटीग्रेट कर गए, चुप हैं, डर है, क्योंकि वो डर एग्जिस्ट करता है। सिस्टम एट द एंड रिप्लेस करता है, टू अ ग्रेट डिग्री इन्फ्लुएंस करता है। मैंने कहा 10% नहीं करेंगे, वहां पे भी हो सकता है करने की कोशिश करेंगे, पकड़े जाएं, जेल जाएंगे। एक बहुत बड़ा मार्कर साइकोलॉजी में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्कर जो माना जाता है, जिसको एवोल्यूशन से भी कहते हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, रिसर्च में पाया जाता है, वो है सिचुएशनल फैक्टर्स। इंसान बहुत ढंग से अपना बिहेवियर एडजस्ट करता है, सिचुएशन क्या है उसकी लाइफ में। मेरी जिंदगी में सिचुएशन ये है कि सिस्टम में जहां पे मैं हूं, भाई वो तुम्हें लगता है अगर तुम्हारी इंक्लिनेशन है, प्रोक्लिविटी है, प्रीडिस्पोजिशन है जेनेटिक कि भाई मैं तो भाई नहीं ले सकता, तो वो इंसान नौकरी ही छोड़ेगा। वो नौकरी छोड़ देंगे। काफी जो होंगे जो ऐसी रखते भी हैं, वो चुप्पी साध लेंगे कि हम रिपोर्ट नहीं करेंगे किसी को, हम लेंगे भी नहीं। अगर क्राइम देख के तुम उसको रिपोर्ट नहीं करते हो तो तुम क्राइम को इनेबल करते हो इनडायरेक्टली। तो मैं एक बात कह रहा हूं यार, सिस्टम्स बहुत मैटर करते हैं। इसलिए मेरी लाइफ में मैं जैसे सोचता हूँ एनालिटिकली, मेरी जिंदगी निकल के पढ़ने में सब, और मेरे को यही सब पढ़ने में मजा आता है। चीज को सॉल्व करो, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर कहता हूं अपने आप को। प्रॉब्लम है यहां पे सिस्टम एरर है बहुत भयंकर, यानी कि 100% सिस्टमिक और सिस्टमैटिक लेवल पे क्रॉस डोमेन्स
यानी कि अक्रॉस मिनिस्ट्रीज आपको सिस्टमिक और सिस्टमिक में 100% लीडरशिप सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसका इंपैक्ट मानो या ना मानो इंसानों पे है, हमारे तुम्हारे सब पे है भाई। तुम्हारी मम्मी पे भी है, तुम्हारे पापा पे भी है, बहनों पे भी है, तुम्हारे जो आएंगे बच्चे उन पे भी है, तुम्हारे कजन पे भी है, सब पे है। तुम लोग शायद बहुत सारे लोग रियलाइज नहीं करते कि एक अच्छे सिस्टम में रहना क्या होता है। एक रीजन है इतने भयंकर लोग छोड़ के इंडिया जा रहे हैं, पागल रहते हैं। कभी सोचा है बहुत भयंकर जो लोग पागल की तरफ बाहर जा रहे हैं, एक रीजन है भाई वो कभी वापस भी नहीं आते उसमें से बहुत सारे लोग। या अगर कोई वापस आता है तो एक चीज बताता है कि कुछ भी कह लो चीजें वर्क करती हैं। ये चीज तुम उनसे सुनोगे भाव में, थिंग्स जस्ट वर्क, सिस्टम्स जस्ट वर्क। और तुम्हें लगता है क्या उनके देश में क्या ऐसे पॉलिटिशियंस नहीं जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, डार्क ट्रेड्स में बहुत हाई हैं, एक्सप्लॉयटेटिव हैं, चाहे उनके में राइट विंग चल रही हो सरकार या लेफ्ट विंग चल रही हो। यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज में जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं राइट विंग सरकार है। कोई भी इंसान जो बाहर रह रहा है उससे एक बात पूछना, वो एक बात तुम्हें कहेगा चीजें वर्क करती हैं। चीजों जो भी सिस्टम्स इन प्लेस हैं उनका आउटपुट अगेन 100% किसी का नहीं होता, बट रेट एफिशिएंसी का एंड पॉजिटिव आउटपुट का कि तुम्हारा सेटिस्फैक्शन हाई होगा, हाई है। थिंग्स वर्क, पीपल वर्क, एंड इसीलिए वो हाई ट्रस्ट सोसाइटीज बिल्ड कर पाते हैं। करप्शन उन्होंने बहुत हद तक एड्रेस कर रखा है, बहुत हद तक। मैंने कह रहा करप्शन होता नहीं, करप्शन हमेशा होगा जब तक इंसान है। अब मुझे बताओ ये क्यों हम नहीं कर सकते? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम ये क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा भाई नमस्ते यार।